सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आज हम करेंगे 28 जुलाई 2013 का पेपर जो कि सीटेट पेपर 2 का होगा और इससे संबंधित हम एसएसटी के क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज लास्ट पार्ट है इस पेपर का, ठीक है। तो इससे संबंधित एसएसटी के हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कर लिया है और सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस थे उसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये लास्ट वीडियो होगा। इसके पश्चात जो है आपके जितने भी एसएसटी के इस पेपर के क्वेश्चन है उसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 70 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, आज 71 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। तो देखिए, कक्षा 7 के छात्रों को जो है केस स्टडी के लिए प्रकरण देना है, तो कौन सा विषय जो है सबसे सही रहेगा, कौन सा जो है टॉपिक सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी की संरचना। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर को कमेंट करते चलिएगा, इससे आपको जो है पता चलेगा कि आपका जो है कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भूकंप नहीं होगा, क्योंकि भूकंप जो है ये जो है एक आपदा होती है, ठीक है। तो केस स्टडी के लिए जो है ये सही नहीं होगा, ठीक है। और देखिए भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, ये भी नहीं होंगे। पृथ्वी की संरचना, तो इसमें जो है बहुत से जो है थ्योरी दिए गए हैं और इसका जो है रिसर्च बच्चों को करना, कक्षा 7 के बच्चों को करना ये संभव नहीं है। तो करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका भारत की प्रमुख फसलें। तो भारत की जो फसलें हैं इसमें जो विविधता है, ठीक है, अनेक फसलों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। साथ में जो है वर्षा के बारे में वो जान सकते हैं, तापमान, कितना तापमान में कौन सा फसल होती है, ये सभी गहन अध्ययन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में, ठीक है, अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निष्कर्ष निकालना, यानी कि तथ्यों को जो है आप याद करते हुए कोई चीज का जो है निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, आपके ऑप्शन है तर्कणा, मुक्त साहचर्य, आत्मकेंद्रिता, मस्तिष्क उद्वेलन। तो ये आपका हो जाएगा तर्कणा, ठीक है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 73, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। तो देखिए भूमि का जो है उपयोग किन किन चीजों में होता है, इस चीज को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट के माध्यम से जो है शिक्षा देना, बच्चों को समझाना, ये जो है सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, वेन रेखा। तो सबसे जो उपयुक्त हो जाएगा वो हो जाएगा तुलनात्मक चार्ट, ठीक है। क्योंकि तुलनात्मक चार्ट क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है विभिन्न देशों की यहाँ पे बात हो रही है, किसी एक जगह की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप भूमियों को दिखाकर ये दिखा सकते हैं, जैसे कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ की जो भूमियां होती है किस प्रकार से होती है, और जो जहाँ के मौसम अच्छे रहते हैं वहाँ की भूमियां कैसे होती है, ठीक है। तो ये सभी डिफरेंस जो है बच्चों को दिखाया जा सकता है, तो ये तुलना करके दिखाया जा सकता है, इसलिए तुलनात्मक चार्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए प्रश्न को पहले समझिए। यहाँ पे कहा गया है कि वो जो है पाठ योजना बना रही है, यानी कि लर्निंग प्लान जो होती है वे जो है वो बना रही है, बना रहे हैं, ठीक है। शिक्षक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो बना रहे हैं पाठ योजना, लर्निंग प्लान, ठीक है। उसमें उन्होंने जो है कहा कि इस पाठ को पढ़ने के पश्चात जो है बच्चे जो है, जो छात्र हैं वो क्या कर सकेंगे, छात्र जो है मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, ठीक है। मौर्य वंश के पतन के क्या क्या कारण थे ये उन्हें जानकारी से मिल जाएगी इस पाठ को पढ़ने के पश्चात, ठीक है। ये शिक्षक ने अपनी लर्निंग प्लान में बनाया है, ठीक है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है, ठीक है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। तो आपके ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण। तो देखिए
किसके माध्यम से जो है बच्चे सीख जाएंगे? ज्ञान के माध्यम से, अवबोध के अनुप्रयोग से, संश्लेषण से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अवबोध, क्योंकि अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बच्चे जो है इससे संबंधित विस्तार से जो है इसके बारे में जब जानेंगे तो वो इसके बारे में समझ जाएंगे कि और बताने योग्य हो जाएंगे कि छात्र जो मौर्य वंश के पतन के जो कारण थे वो क्या क्या थे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। तो किसके अतिरिक्त, ठीक है, किसके अलावा जो है बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो जो है पॉजिटिव ऑप्शंस आपके होंगे, और जो इसमें आपको चूज करना है वो नेगेटिव ऑप्शन आपको चूज करना है, क्योंकि इसके डैश के अतिरिक्त कहा गया है, ठीक है, यानी कि इसके अलावा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, तो सृजनात्मक चिंतन क्या होती है? सबसे पहले ये जान लीजिए, जब बच्चा जो है किसी चीज के बारे में सोचता है, उसमें जो है नवीन चीजों के बारे में वो जो है उससे जोड़ता है, नवीनता का खोज करता है, कोई नया चीज करता है, सृजनशील कार्य करता है, ठीक है, ये सृजनात्मक यहाँ पे कार्य हो जाती है, ठीक है, सृजनात्मक चिंतन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। तो सृजनात्मक चिंतन में जो है बच्चे जो है क्या दी गई समस्या के लिए हमेशा जो है ठीक ठीक उत्तर देने में सामर्थ हो जाता है। विभिन्न स्रोतों के संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे पूछा गया है कि डैश के अतिरिक्त, ठीक है, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। तो सृजनात्मक चिंतन का अभिलक्षण यहाँ पे क्या क्या है? सबसे पहले तो है विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग। तो देखिए कोई भी समस्या होती है, जो सृजनशील बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं कि आसान विधि को वहां पे अपनाने का प्रयास करते हैं, और वे जो है सोच समझ कर यानी कि कल्पनाशील होते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं और सोच कर जो है वो समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। जो सृजनशील जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है? वे जो है अर्थपूर्ण व विचारशील जो है निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, उनमें यह क्षमता होती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, हमेशा जो है सही सही उत्तर देना, ये यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण नहीं है। हमेशा जो है आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है तो क्या जो है सृजनशील चिंतक जो है वो हमेशा जो है राइट आंसर ही देगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 76 है, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो है शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। एक छात्र कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप, यानी कि एक शिक्षिका के नाते जो है आप क्या करेंगे, आपका क्या राय होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन है, छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो क्या शिक्षिका को जो है ऐसा करना चाहिए कि छात्राओं को जो है उन्हें जो है उनका जो है और जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उनका यदि सोच है कि यहाँ पर जो है टावर नहीं लगना चाहिए, तो इसके विरोध में जो है उन्हें जो है क्या प्रदर्शन करना चाहिए? उन्हें जो है स्थानीय प्रशासन के कार्यालय जो है उसके बाहर जाके धरना प्रदर्शन करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? इसके लिए क्या शिक्षिका को प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। यानी कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है, टावर लगने से उससे जो है बच्चों को कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, कोई नकारात्मक प्रभाव उन पे होता है या नहीं होता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, इससे संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ आकलन करने के लिए जो है उन्हें जो है अभिप्रेरित करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगे। तो देखिए बहस कराने से जो है और विवाद बढ़ेगा वहां पे, तो ये भी सही नहीं होगा। कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकेंड।
छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, प्रश्न 77 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि आपका जो है क्लास 6 से लेकर 8 तक जो है इसे हम लोग प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्तर होता है, और 6 to लेकर जो है 8 तक के जो क्लास होते हैं उसे उच्च प्राथमिक स्तर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई बच्चे जो है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 देखकर ही डर जाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको जो है कुछ इसमें जो है टेंशन नहीं लेना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है ये एक दस्तावेज है जिसमें जो है ये आपका जो है बच्चों का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहेगा, उनका जो है जो शिक्षा देने के जो तरीके हैं उनमें क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए, ये सभी जो है ये पाठ्यचर्या में उल्लेखित है, ठीक है। यानी कि 2005 का जो एनसीएफ है इसमें उल्लेखित है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इसके अनुसार जो है उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से लेकर 8 तक पर जो है सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। यानी कि सामाजिक विज्ञान जो आप आगे चल के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, जब आप सीटी पेपर 2 देकर बीपीएससी क्रैक करेंगे उसके पश्चात, तो आप जो है 6 to 8 का यदि टीचर बन गए तो वहां पे सामाजिक विज्ञान जो होगा पुस्तक उनका कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के पुस्तक, ठीक है, उनमें जो है किन किन विषयों को शामिल किया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। क्या नागरिक शास्त्र है? नहीं। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र बिल्कुल है। तो देखिए इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीति शास्त्र भी है और अर्थशास्त्र भी है। पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र नहीं है। आपदा प्रबंधन, इतिहास, ये नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीधी सी, जैसे कि आप किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपका ये 4 विषय तो रहता ही है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आते ही हैं। तो इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 4 विषय आ जाएंगे। ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए समय रेखा जो है सबसे उपयुक्त होगा, आपके ऑप्शन है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक के उपलब्धियों की व्याख्या करने में, 2 राजवंशों की तुलना करने में, प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, समय रेखा जो है, टाइमलाइन चार्ट जो है ये किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में उपयुक्त होगा, ठीक है। तो कोई जैसे कि एक मौर्य था, मौर्य राजवंश था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो है इसके संबंध में जो है जो भी चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके जो है आगे वंशज हुए, ठीक है, जैसे कि बिंदुसार हुआ, फिर उनका बेटा अशोक हुआ, ठीक है। इसी जो है एक टाइमलाइन जो है इससे संबंधित जो है उनका जो जैसे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का उत्थान हुआ, ठीक है, ये सभी जो है वो टाइमलाइन में आप दिखाते हुए पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा, तो ये किसी राजवंश का जो है सारांश प्रस्तुत करने में, यानी कि उससे संबंधित जितने भी डेट्स वगैरह हैं वो आप टाइमलाइन में दिखाते जा रहे हैं और बच्चे जो है इस चीज को समझते जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है मानचित्र पर किस स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। तो मानचित्र पर किसी स्थान को दिखाना जो है ये कौशल है, ठीक है। आप जो है बच्चों को जो है यदि मानचित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, या बच्चे जो है मानचित्र को देखकर वहां पे स्थान को बता दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक कौशल है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप लोग को वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में जरूर बताइएगा। आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 80 है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, तो देखिए कानून से संबंधित जो है उन्हें बहुत ही कम
जो है उन्हें अनुभव होता है बच्चों को, ठीक है। तो ये सही है। और इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय महत्वपूर्ण है कि शिक्षक यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, और देखिए क्या है, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें, कानून के प्रति डर पैदा करें। तो देखिए राइट आंसर वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड होगा, ठीक है। तो देखिए कानून के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने से वो उनका परिभाषा वगैरह जो है वो नियम कानून उतना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है इससे पूरी तरह से जो है उनका इसका जो है जुड़े हुए नहीं रहते हैं, उनका जो है अनुभव इससे संबंधित कम पाए जाते हैं। तो ये आपका नहीं होगा। केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें, सिर्फ और सिर्फ बाल अपराध से ही क्यों, बल्कि जो भी अपराध होते हैं उनसे संबंधित जो है बच्चों को जानकारी होना चाहिए ताकि वो इससे बच सके, ठीक है। अपराधों से ये सभी अपराध से वो बच सके और कानूनों को वो स्पष्ट रूप से जाने ताकि वो जो है आगे चल के उन्हें जो है इस चीज का अनुभव हो और वो आगे अपने जीवन में के लिए जो है इसके लिए भी तैयार हो, ठीक है। तो ये नहीं होगा। कानून के प्रति डर पैदा करना, यदि कानून के प्रति बच्चों में डर पैदा किया जाता है तो ये गलत होगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, जो भी चीजों से संबंधित वो उन्हें जानकारी है, वो परिचित है, उसी से संबंधित जो है उन्हें जो है शिक्षक को जो है अधिक से अधिक उससे संबंधित उदाहरण देकर कानून के बारे में समझाना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 81 है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है यानी कि सोशल साइंस की शिक्षिका है, ठीक है, और इन्हें जो है सोशल साइंस को अच्छे से बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, यानी कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो कि इंटरेस्टिंग हो यानी कि रुचिपूर्ण गतिविधियां हो, जैसे बच्चे जो है अधिक से अधिक भाग ले उसमें और खुद से कुछ कार्य करके चीज़ों को सीखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनका जो है सामाजिक विज्ञान में रुचि बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट हो सकता है और भी ऑप्शंस, लेकिन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना। परीक्षा लेने से और बच्चे घबरा जाएंगे, ना कि उनकी रुचि बढ़ेगी, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना। तो जो धीमा बच्चे होते हैं उनका जो ग्रेड्स नीचे किया जाएगा, यानी कि ढीला ढंग से ग्रेड्स देना, यानी कि ग्रेड्स कम देना। तो इससे क्या होगा कि वे और डिमोटिवेट होंगे और उन्हें सीखने की जो है वहाँ पे मन नहीं करेगा और उन्हें जो है उस पढ़ने का उनसे इच्छा नहीं होगी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। तो माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु क्या कर देना, गृह परियोजना देना। ये भी यहाँ पे नहीं होगा, गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 ही सही था। ये है विचारोत्तेजक व रुचि। तो देखिए नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है 82। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके कि, तो देखिए संविधान चैप्टर को पढ़ाने की यहाँ पे बात हो रही है। तो संविधान जब पढ़ाया जाएगा, इस विषय से संबंधित चर्चा करते समय जो है इसकी चर्चा जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए, यानी जो भी हमारे संविधान का इतिहास रहा है, किस प्रकार से जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे भारत के, उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष के द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में जाकर अपने संविधान को लिखा, ठीक है, और भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो इससे संबंधित इतिहास भी जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित इतिहास जो है संविधान से संबंधित इसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, इससे संबंध में क्यों चर्चा की जानी चाहिए। तो आपके ऑप्शंस है लोकतंत्र की जड़ें भारत में है, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव रहा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो देखिए बच्चों को समझाते समय संविधान के बारे में उन्हें जो है उसके इतिहास के बारे परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो उन्हें जो है ये पता चलेगा कि
वो इस चीज के प्रति जागरूक हो सकेंगी कि उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। आपके ऑप्शन है समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन, शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा। तो देखिए यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल जो है निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि। तो सामाजिक विज्ञान में जो भी चैप्टर्स है, विषय है, इससे संबंधित जो है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। क्या इसका उद्देश्य यह है कि छात्र जो भी विश्व में घटनाएं घट रही है इससे संबंधित जो है बच्चों को जानकारी हो। ये नहीं होगा। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो क्या जो विकसित देश है, डेवलप कंट्रीज है, इनके बारे में जानकारी दी जाती है सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु के थ्रू। नहीं, ये नहीं होगा। छात्रों की राष्ट्रीयता की भावना को विकास किया जाए। राष्ट्रीयता के विकास की भावना के लिए ही सिर्फ क्या सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु जुड़े होते हैं इसके, ये भी नहीं होगा। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ठीक है, यानी कि जो भी समाज में जो है समाज की जो भी जो है चीज़ें हैं समाज में जो भी चलती है, ठीक है, किस प्रकार से जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होती है और समाज में किस प्रकार से उसका क्या रोल होता है, उसका किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, और इन सभी यथार्थों को जानकर उनका आलोचनात्मक अन्वेषण करना और साथ में जो है जो भी उन्हें लगता है गलत है वहाँ पे प्रश्न उठाना। ठीक है, और विभिन्न चीज़ों के बारे में जागरूक कराना। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तक इस प्रकार की होनी चाहिए कि। तो देखिए हमारे जो विविधतापूर्ण समाज है, यानी कि विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म वाले लोग जो है एक साथ भारत में रहते हैं। तो ये क्या है, विविधतापूर्ण समाज है हमारे भारत का। ठीक है, तो इसमें जो है पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक जो है किस प्रकार की होनी चाहिए, आपके ऑप्शन है वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक हो। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर NEP 2020 में, यानी कि आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो है 2020 का, उसमें कहा गया है कि शिक्षा जो है समावेशी होना चाहिए, यानी विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के लोग जो है एक साथ, सभी के बच्चे जो है एक साथ शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, इस प्रकार का शिक्षा जो है, इस प्रकार से शिक्षा देना है, और साथ में सभी के कल्चर्स, भाषा आदि भी जो है पुस्तकों में भी शामिल किया जाए। ठीक है, ये जो है NEP 2020 में इंगित है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक बनाना, ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, तो सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ाव बिल्कुल सही है। तो जो पाठ्य पुस्तक हो सामाजिक विज्ञान का, इसमें जो है सभी क्षेत्रों के एवं सामाजिक जो समूह हैं उनसे ये जुड़ा हुआ हो। ठीक है,
जैसा कि मैंने अभी भी आपसे बताया कि एनईपी 2020 में कहा गया है कि जो भी पुस्तक है इसमें जो है सभी जाति धर्म आदि के विषय में सब कुछ जो है यहाँ उनकी जो भी वो संस्कृति मानते हैं, किस प्रकार की उनकी वेशभूषा है, किस प्रकार की वो खाना खाते हैं, ये सभी चीज़ें शामिल हो, ताकि और भी लोग जो है हमारी देश की ये जो सुंदरता है, विविधता है, इसके बारे में जान सके और बच्चे भी जो है बचपन से ही इन चीज़ों को सीख सके और जान सके और अपने संस्कृति का आदान प्रदान करे, भाषा का आदान प्रदान करे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। वे विवादित मुद्दों से दूर है, ये नहीं होगा। वे अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण से प्रतिबिंबित करे, नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थी को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। तो एनसीईआरटी 2005 का जो पाठ्यचर्या है इसके अनुसार से जो है सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थी को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। तो आपके ऑप्शन है राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीका से याद कर सके। तो देखिए क्या उद्देश्य है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार से जो है सामाजिक विज्ञान का जो पुस्तक है इसमें जो है उद्देश्य इसका क्या है कि शिक्षार्थी जो है किसके लिए तैयार हो सके, किसके लिए जो है वो क्या किन कार्यों को करने के लिए जो है उसमें जो है क्षमता उत्पन्न हो सके। तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक निर्णय की आलोचना करने के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने के लिए जो है वो तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, याद करना ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 87, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर। तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चला था ये जो है किसके लिए चला था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, नहीं ये इसके लिए नहीं चला था, बल्कि ये जो है जो भेदभाव होती थी वहाँ पे रंगों के आधार पर नस्ल भेदभाव जो होती थी, ठीक है, इनसे जो है इस भेदभाव से जो है मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है दूसरा समान अधिकार एवं नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार को मांग को लेकर, नहीं, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, और ये आंदोलन जो है आपका चला था 1955 से लेकर 1968 तक चला था। ठीक है, 1955 से लेकर 1968 तक चला था ये डेट। हालांकि आपको डेट याद नहीं रखना है इसलिए मैं ज़्यादा इसको जो है बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, राइट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका 2। अगला है क्वेश्चन 86, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसा होता है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो अभी तो बिहार की यदि बात करें तो बिहार में जो है चुनावी माहौल है। ठीक है, और आज 11 तारीख है और आज ही जो है चुनाव आपने वोट डाला भी होगा, चुनाव हो रही है। ठीक है, तो यहाँ और मुख्यमंत्री का जो है कैसे चुनाव होगा ये आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हर जगह जो है इन्हीं सभी राजनीतिक से संबंधित बातें ही हो रही है कि किसका सरकार अच्छा है, किसका सरकार बुरा है, किसको वोट डाले, किसको वोट नहीं डाले, ये सभी डिस्कशन चल रही होगी। और सब जो है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सबने अपना जो है वोट जरूर डाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है ये आपसे पूछा गया है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, क्या अध्यक्ष चुनते हैं मुख्यमंत्री को,
और देखिए, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा, तो जैसे कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को अपने जिताया, ठीक है, तो क्या वो विधायक मिलकर जो है एक मुख्यमंत्री चुनते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर जो है क्या भारत के राष्ट्रपति जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को चुनते हैं। और देखिए, गवर्नर के संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि जो बिहार के राज्यपाल है ये इनके कहने पर जो है क्या राष्ट्रपति भारत के मुख्यमंत्री चुनते हैं, ऐसा होता है। मैं किसी राज्य की पार्टिकुलरली बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सभी राज्यों की यही प्रक्रिया होती है, तो बस एग्जाम्पल के लिए मैं बिहार ले रही हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे परेशान नहीं होंगे। आते हैं प्रश्न पर, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है वो होता है ऑप्शन सेकेंड, राइट होगा यहाँ पे, चुनाव में बहुत मत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। यानी कि ये जो है जो पार्टी जीतती है उनका लगभग पहले से ही फिक्स होता है कि हमारा जो मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे। जैसे कि यदि बिहार में बात करें तो बिहार में जैसे कि अभी भाजपा से है तो मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। उसी प्रकार से यदि आरजेडी जीतता है तो वहाँ पे जो है तेजस्वी यादव भी बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है लगभग फिक्स ही होता है, ठीक है, तो पहले से फिक्स होता है क्योंकि वो अपना चेहरा का भी प्रचार करते हैं। इससे जो है पहले से सबको पता होता है कि यदि ये पार्टी जीतेगा तो जो भी उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका जो बड़ा चेहरा है पार्टी का वही जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चुनाव के बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, यानी आप जो है वोट डालते हैं, आपके क्षेत्र के विधायक जीतते हैं, जिन पार्टी का जीतते हैं वो उनका जिनका सबसे अधिक बहुमत होता है वही पार्टी जीतता है और वे चुनते हैं, ठीक है, वो विधायक जो है चुनते हैं और उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। तो लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, आपके ऑप्शंस हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो लड़का कर सकता है, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी कि लैंगिक भेदभाव को जो प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती है, क्या ये लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित कर रहा है? नहीं, बल्कि ये जो है यहाँ पे लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, तो ये नहीं होगा। लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं, तो ये तो सीधी बात है कि पूरा तरह से जो है भेदभाव दिखा रहा है यहाँ पे कि लड़कियां जो है सिर्फ घर के काम में निपुण होती हैं और लड़के जो है बाहर के काम में निपुण होते हैं। ऐसा जो मानसिकता है हमारे समाज में, क्या ये सही है? नहीं, ये जो है लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो लड़का कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। तो यहाँ पे राइट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि भेदभाव कौन सा प्रदर्शित कर रहा है ये पूछा गया था। क्वेश्चन 90 है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लोकतंत्र में जो है, तो देखिए संचार यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, समाचार होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। संचार यहाँ पे नहीं होगा, समाचार होगा, ठीक है, समाचार, ठीक है, समाचार होगा। ऑप्शन है, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने, वस्तुओं का विज्ञापन करने ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं की खरीद सके, क्रिकेट व आयोजन का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सके, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। तो समाचार के माध्यम से जो है समाचार जो है क्या भूमिका निभाता है? देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, ठीक है। जो भी घटनाएं घट रही है उससे संबंधित जानकारी जो है हम कहाँ से हमें मिलता है? न्यूज़ से मिलता है, यानी कि समाचार से हमें मिलता है। जो भी हम
अचानक से कोई घटना घट गया या कोई जो है जैसे कि हमारे देश की राजनीति में क्या अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, ठीक है, या हमारी जो है अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि कितना जो है अभी चीज़ों का रेट है, महंगाई क्या है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये सभी हम न्यूज़ से ही जानते हैं, ठीक है, समाचार के माध्यम से ही जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। तो देखिए हमने जो है SST के जितने भी क्वेश्चंस थे 28 जुलाई 2013 का पेपर का, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियोस की यदि आप देखना चाहते हैं जिसमें हमने जो है इसी प्रकार से और भी पेपर्स को कर लिए हैं जो कि पेपर 2 से संबंधित है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। गतिविधियां द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, ठीक है, यानी जो भी गतिविधियां कराया जाए जिससे बच्चे जो है सामाजिक विज्ञान की तरफ और उनका जो है आकर्षण बढ़े हुए और इस विषय को पढ़ने में उनका इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही है। तो देखिए नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है 82। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके कि, तो देखिए संविधान चैप्टर को पढ़ाने की यहाँ पे बात हो रही है। तो संविधान जब पढ़ाया जाएगा इस विषय से संबंधित चर्चा करते समय जो है इसकी चर्चा जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए, यानी जो भी हमारे संविधान का इतिहास रहा है, किस प्रकार से जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे भारत के, उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष के द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में जाकर अपने संविधान को लिखा, ठीक है, और भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो इससे संबंधित इतिहास भी जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित इतिहास जो है संविधान से संबंधित इसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, इससे संबंध में क्यों चर्चा की जानी चाहिए। तो आपके ऑप्शंस हैं